हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 विज्ञान रसायन विज्ञान जो है आपका उसका जो पोर्शन है। ये आज की इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड के लिए 2023 में जो आपका एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज है सारे क्वेश्चंस और साथ में मैंने मार्क्स भी लिख रखे हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है आपका। और आपको देखो आंसर्स वगैरह नहीं लिख पाया मैं, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइड वगैरह या कहीं से बुक से अपने आंसर्स कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनके ऊपर लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पक्का पक्का याद करने हैं। उनके साथ तो एक को भी नहीं छोड़ना जिनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, मैंने आपके लिए जो साइंस के अलावा जो है विज्ञान है, मतलब विज्ञान के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट आपके उनकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका जो लिंक है वो 2023 के लिए है, वो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी। तो वो पहला ही लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें चले जाना और वहाँ से आप बाकी की वीडियोस देख सकते हो। साइंस के मान लो केमिस्ट्री पोर्शन इस वीडियो में है, उसके बाद में आपको जीव विज्ञान वाला करना है, भौतिकी वाला करना है, तो वो सारे पोर्शन आपको ये उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। या बाकी हिंदी का देखना है, इंग्लिश का देखना है, सारी वीडियोज उधर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज समझते हैं क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं और कैसा एग्जाम हमारा रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो देखते हैं पहला चैप्टर। पहला जो पार्ट है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से पहला प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो आपकी जो पहला चैप्टर है ना, पहला पार्ट है, उसके अंदर कई सारी अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन जो है, विस्थापन में भी दो प्रकार के विस्थापन है। तो ऐसी अभिक्रियाएं वाले जो क्वेश्चन है और उनके साथ एक उदाहरण, उदाहरण का मतलब होता है आपको एक रिएक्शन करके दिखानी, एक अभिक्रिया आपको करके दिखानी है। ठीक है ना, ऐसा उदाहरण आपका रहेगा। तो इस तरीके से आपको करना है और ये करनी है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स में पूछते ही पूछते हैं 2 नंबर में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये देखो ये ज़्यादा पूछा है तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ये एक आध बार पूछा है तो इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है ना वो तो आएंगे ही आएंगे। बाकी वीडियो देखने के साथ में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल में आते हैं, क्वेश्चन वाले न्यूमेरिकल भी तो आते होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है इस वीडियो के बाद में। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण का मतलब है यहाँ पे कि आपको अभिक्रिया करके दिखानी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये सारे। अब 2 मार्क्स ऐसे मिलेंगे, एक जो डेफिनेशन लिखोगे ना आप इसकी, 1 नंबर इसका रहेगा और 1 नंबर रहेगा आपका उदाहरण का। ये ध्यान रखना आप। अब यहाँ पे देखो, वियोजन अपघटन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण रासायनिक समीकरण। इन्होंने तो बोल दिया भाई खुद ही, मतलब ऐसे मुंह फट होके बोल दिया कि हाँ हमको रासायनिक समीकरण करके दो। ऐसी चीटिंग नहीं चलेगी कहीं तुम ऐसे मजे मजे में उदाहरण के नाम पे कुछ भी लिख के भाग गए। भाई आपको जो है रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी वहाँ पे। मतलब जो अभिक्रिया है वो करके दिखानी पड़ेगी, एक रिएक्शन से लिखनी है जो भी रिएक्शन है इनके एग्जाम्पल के साथ में। ऐसा नहीं है कि कुछ और का किसी और का एग्जाम्पल चिपका दिया किधर भी, ऐसे नहीं होता। अवक्षेपण अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जितने मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन मैंने अपने पास से ऐड नहीं करा जो एग्जाम में मतलब आया नहीं और मैंने लिख दिया है वही। तो आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनमें से ये सारे। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित तो करनी है आपको, 2 नंबर की है। अब ये 2 नंबर क्यों दे रहे हैं हमको संतुलित करने के, तुम समझो। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एक रिएक्शन होती है और वो बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये जो समीकरण है ना पूरा, इसको आपको पहले तो लिखना पड़ेगा। जैसे बेरियम का बी लिखेंगे या जो भी लिखेंगे हम, एल्यूमिनियम के लिए Al लिखेंगे, सल्फेट के लिए SO4 लिखेंगे, जो भी चीज़ें हमको लिखनी है फलाना रिमक्का करके। तो वो सारी चीज़ें लिखोगे ना, 1 नंबर उसका रहेगा और 1 नंबर आपको उसको फिर बैलेंस करना है, संतुलित करना है, 1 नंबर उसका रहेगा। इसीलिए ये आपकी 2 नंबर की है। कहीं आप सोचो भाई इसके आगे 2 लिख दो, इसके आगे 1 लिख दो, ऐसे करके काम चला दो, ऐसा नहीं होने वाला, फिर नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे वाली करके लिखना है जो भी है, मतलब अपनी इक्वेशन देख लेना। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कुछ और हो। चलो अगला प्रश्न देखो, उन वियोजन अभिक्रियाओं में के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। इनकी वो कुछ अभिक्रियाएं जैसे हमने पढ़ी ना अभी थोड़ी देर पहले, उनका एक उदाहरण देना था, कुछ अभिक्रियाएं हमको करके दिखानी थी, उनका उदाहरण देना था।
जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वाले वो वाले क्वेश्चन वैसा ही है ये भी, सेम टू सेम, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो कई रिएक्शंस, कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें हमको जो है सूर्य के प्रकाश में या उष्मा देने के बाद वो रिएक्शन शुरू होती है, अभिक्रिया शुरू होती है, तो वैसी जो है हमको 2 समीकरण देने, एक समीकरण देने हैं वियोजन अभिक्रियाओं के, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसके लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए कि क्या होता है वहाँ पे जिसकी वजह से वो उसका रंग बदल जाता है। अगला प्रश्न देखो, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को किस गैस से प्रभावित किया जाता है और क्यों? कारण भी देना है, यानी कि प्रभावित कौन सी गैस का नाम बताओगे 1 नंबर मिलेगा, रीजन बताओगे 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 10, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? ये देखो ज़्यादातर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, ये आपको लग रहा होगा भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं है। आपकी किताब के अंदर जो क्वेश्चन है ना, इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक अभ्यास वाले और एक चैप्टर के अंदर होते हैं। जो पाठ के अंदर वाले क्वेश्चन है ना, थोड़े थोड़े से देते हैं, वो एक एक दो दो, एक एक दो दो करके कहीं कहीं से, वो क्वेश्चन कर लेना, उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा गारंटीड। अगर आपको ज़्यादा वो है ना, मतलब बाहर से क्वेश्चन बहुत रेयरली बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की किताब में से ही बनने वाले हैं। बट दिक्कत क्या होती है, हम अभ्यास वाले तो पढ़ लेते हैं, अंदर वालों को नहीं करते। अंदर वाले कर लेना, उनमें से ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन ये, क्योंकि उनको पता होता है तुम करने तो वाले हो नहीं, तो इसीलिए वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं फिर। तो 1 नंबर का बस ये सिंपल हमको रीजन देना है, उसको साफ क्यों करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण रासायनिक समीकरण के द्वारा दीजिए। देखो वहां पे विस्थापन अभिक्रिया थी, यहाँ पे हमको द्विविस्थापन अभिक्रिया करके दिखानी है और उसका उदाहरण भी देना है। विकृतगंधिता क्या होती है? 1 नंबर में हमको बताना है बस ये। श्वसन को उच्च उच्चश्मासेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? समझाइए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखो जब भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे समझ जाओ तुम, 1-1 नंबर के दोनों पोर्शन है, यानी कि संतुलित ये क्या है, इसकी डेफिनेशन बताओ, जरूरी क्यों है 1 नंबर में, ऐसे बनाएंगे वो और 2 नंबर के तब देंगे आपको। समझ गए ये चीजें? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी कुछ सालों में, मतलब कुछ साल का मतलब है अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में, 1 या 2 साल पहले के जो पेपर हैं उनके अंदर ज़्यादातर हमसे ऐसी अभिक्रियाएं पूछी जा रही हैं जो हमको नंबर फ्री में दिलवा देंगी। मतलब आपको लग रहा हो भाई फ्री में दिलवा देंगी, ऐसे कैसे दिलवा देंगी? तुम देखो, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है? देखो आपको जो है यहाँ पे बस बस समझना है कौन सा उपचयित होता है, कौन सा अपचयित होता है, बस वो पहचान में आना चाहिए तुमको, वो तुमको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, किसका फायदा किसका घाटा, वो चीज़ समझ में आ गई। 1 नंबर फ्री फंड का मिल रहा है। देखो CuO प्लस H2 रिएक्शन भी ये खुद ही देंगे आपको लिख के, Cu प्लस H2O। तो इसमें से बता दो उपचयित कौन सा हो रहा है ना, इधर वाले में से बताओगे आपकी इसका शोषण हो गया अब या इसका जो है फायदा हो रहा है, वो चीज़ें आपको देखनी है कि उपचयित अपचयित, ये ध्यान रखना कौन, मतलब किसमें क्या होता है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है? तो ये भी सेम रिएक्शन है, ये अलग पेपर में थी, देखो ये मत सोचना है दोनों एक ही पेपर में थी, ये अलग पेपर में थी, ये अलग पेपर में थी। अब दोनों इजी ही है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद के पेपरों में देखो तुम कैसी कैसी आई है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है, मतलब उपचयित पहचान में आ गया तो तुम बता दोगे सेम है, बस वहाँ पे अलग रिएक्शन थी, यहाँ पे अलग है, ज़्यादा फर्क भी नहीं है। देखो तुम अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक H2 था, यहाँ पे वैसे उसकी जगह C कर दिया, ये CO है, ZNO है, वो ZN बन गया, CO बन गया, यहाँ पे H2 था, H2O बन गया, और इधर चला गया था। बस सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और इसमें भी जो है आपको बस ये बताना है ये अपचयित कौन सी हो रही है। इसमें तो उपचयित है हमारा, देखो उपचयित, इसमें अपचयित, बस इतना फर्क है। 1 नंबर आपका फ्री फंड का बट रहा है यहाँ पे, तो इसको कर लेना, समझ लेना कंसेप्ट को, मतलब अपचयित क्या होता है, उपचयित क्या होता है, कौन से वाला अपचयित होता है, किसको बताएं वो चीजें। अगला पाठ देखते हैं हम, पाठ नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, क्या घटित होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है? इसके लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहले तो आप बताओगे ये जब जिप्सम को 373 पे गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, और उसके बाद में 1 नंबर तो इसका बनेगा, और एक इसकी जो अभिकरण समीकरण दोगे ना लिख के रासायनिक समीकरण, 1 नंबर उसका रहेगा आपका। अब यहाँ पे आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है इसमें से, है ना, मुझे जहाँ तक आइडिया थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने भाई कई साल पहले पढ़ी थी, मतलब अभी 3 साल तो मैंने 12th करे हुए हो गई, और उससे पहले मैंने 10th में था, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई भी नहीं है, और विज्ञान पढ़े हुए भी अरसा बीत गया ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत याद है राउंड राउंड सा। चलो
गलती हो तो थोड़ी बहुत माफ़ कर देना, बाकी क्वेश्चंस में गलती नहीं मिलेगी तुमको। क्वेश्चन जो है वो देख लेना, उनको अपने हिसाब से कर लेना, गाइड वगैरह जहाँ से भी कर रहे हो। प्रश्न नंबर 2 देखो, CaOCl2 इसका जो है प्रचलित नाम क्या है? इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। ये जो केमिकल है हमको दे रखा है, इसका नाम बता दो, लोकल नाम क्या होता है, और उसके बाद में हमको इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी देनी है। 1 नंबर इसका रहेगा, 1 नंबर इसका रहेगा, ऐसे रहता है ये। अम्लीय वर्षा क्या है? इसका जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला प्रश्न देखो, ये कई बार आया एग्जाम में, ये देखो तुम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो ये कई बार आया है, ध्यान रखना इसका। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो हमको बताना है, इसका कारण बताना है। 2 नंबर में है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। मतलब प्रोसेस उल्टा करते हैं हम, यानी कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल जल में अम्ल नहीं डालना चाहिए हमको। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो बताना है हमको पूरा। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। देखो ये चीज ध्यान रखना, जो भी तुम रिएक्शन अभिक्रिया कर रहे हो, सीख रहे हो, मतलब डेफिनेशन याद कर रहे हो ना, उसका उदाहरण जरूर याद कर लेना, क्योंकि जब भी पूछेंगे उदाहरण भी पूछेंगे, वो 2 नंबर में पूछेंगे, कभी 1 नंबर में नहीं आएगी, 2 नंबर में आएगी। कोई भी अभिक्रिया किसी भी प्रकार की अगर आती है और उसका नाम पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज का, उदाहरण साथ में करने हैं आपको। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसके पीछे कारण देना हमको। NaHCO3 इसका सामान्य नाम और 2 उपयोग बता दो। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रही है बेकिंग सोडे वाला फार्मूला लग रहा है मुझे, कुछ और भी हो सकता है, बट जहाँ तक मेरा अंदाजा सा कह रहा है वो ऐसा सही कुछ कह रहा है। तो इसका जो आपको नाम बताना, जो भी है, हो सकता है कुछ और नाम हो, तो करेक्ट कर लेना अपने आप को, ठीक है ना। अगर सही हो तो भाई फिर बढ़िया है, मेरे को कुछ कुछ याद है, मेरे भी नंबर बन जाएंगे 2-3, है ना। 2 उपयोग भी बताने आपको, जो भी अपना फार्मूला उसके हिसाब से। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। 1 नंबर में बस कौन सा अम्ल पाया जाता है वो बताना हमको। ये जो है ना आपकी बुक के अंदर, ये ध्यान रखना, आपकी बुक में है ना एक टेबल सी बना रखी है, बुक एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ मैं। आप पता नहीं क्या क्या उठा के घूमते रहते हो, पता नहीं भाई तुम कोई रिफ्रेशर, कोई कुछ उठा के घूम रहा है। मैं एनसीईआरटी की बुक से बता रहा हूँ आपको ये सारी चीजें, उस बुक को कर लो, उससे बाहर नहीं आते भाई क्वेश्चन लिटरली। तुम पता नहीं क्या क्या उठा के घूम रहे हो, तो उनके चैप्टरों के अंदर वाले क्वेश्चन कर लो, अभ्यास वाले कर लो। मेजोरिटी लगभग 70% पेपर उसमें से बनता है उन्हीं क्वेश्चंस में से, नया क्वेश्चन आता ही नहीं है कोई नया बन के। अब देखो यहाँ पे इमली में एक आपकी बुक में टेबल दे रखे है, एक मेज सी बना रखी है, अलग अलग टमाटर का, फलाने ढिमके का, कई कई चीज़ों का जो है उनमें नाम दे रखा है, उसमें बता रखा है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये जो है एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि एमसीक्यू में नहीं देंगे, मर्जी है इनकी, एमसीक्यू में दे या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दे, लेकिन पूछ सकते हैं ऐसी चीज़ें। उस टेबल में से क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा आता है। एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, ऐसे नॉर्मल वाले कम ही पूछते हैं, रेयरली। एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं देखी अब तक तो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपके पूरी 10वीं की विज्ञान के एमसीक्यू करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, देख लेना उस प्लेलिस्ट में जाके। अगला प्रश्न देखो तुम, आपके पास 3 विलयन है ए, बी और सी, जिनका पीएच का मान, ये देखो ये बहुत प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, बहुत आसान इसका कंसेप्ट। समझो तुम कैसे क्या करना है। एक पीएच का स्केल होता है हमारे पास, पैमाना होता है, पीएच का पीएच नाम से, है ना। तो अब ये पीएच कैसे काम करता है वो समझो तुम। एक साइड में तो हमारा जो है ये तो होता है न्यूट्रल 7 पे हमारा, ठीक है, मतलब बीच में बिल्कुल आराम करता हुआ। उसके बाद में हम एक साइड जाते हैं, कहीं पे एक साइड तो सार बढ़ते हैं, एक साइड मतलब अम्लीय ताकत बढ़ती है। तो वो आपको देखना है कि कौन सी ताकत बढ़ रही है। अब ये हमसे बताएंगे, बस 2-3 नंबर से देंगे, मतलब जो इधर से ज़्यादा दूर है वो क्या है, और जो इधर से ज़्यादा दूर जाएंगे तो वो क्या है, वो ज़्यादा बढ़ती है उसकी ताकत, तो उसके हिसाब से है। बस आपको ये वाला कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। अब देखो, जिसका पीएच का मान हमको दे रखा है 4, 7 और 10, उपरोक्त में से कौन सा विलयन अम्लीय होगा? तो अम्ल वाला कौन सा है, इधर की साइड वाला है या इधर की साइड वाला है? अब तुम्हें पता है बीच में तो 7 है, लेकिन इधर की साइड अम्ल ज्यादा होते हैं या इधर की साइड, बस तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से इक्वेशन रख दो। अगर इधर की साइड होते हैं तो समझ लो अब इस 7 से इधर आओगे तो 4 इधर की साइड पड़ता है, 10 इधर। अब तुम्हें अगर ये नहीं पता कि अम्ल इधर होते हैं या इधर होते हैं ज्यादा ताकतवर, तो तुम गड़बड़ करोगे, आंसर गलत होगा और एग्जाम में आएगा। बस क्या याद रखना है तुमको, दोनों साइड याद नहीं करनी कि भाई दोनों साइड क्या होता है, एक साइड का याद करो। मान लो अभी मेरे को नहीं याद पक्का, मेरे को भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि काफी अरसे पहले पढ़ा था, बट
जहाँ तक है मुझे लग रहा है अमल इधर की साइड होते होंगे, तो उस हिसाब से क्या होगा कि अमल अगर इधर की साइड ताकतवर है, इधर की साइड क्षार ताकतवर है, तो आपको ये देखना है अब, तो अमल कौन सा है इधर की साइड, तो इधर की साइड वाले का आंसर रहेगा हमारा। अगर इधर की साइड अमल होते होंगे तो क्या होगा फिर, इधर वाला ये ताकतवर हो जाए। ऐसे है, बिल्कुल आसान सा है, अमल इधर है, बस एक साइड का याद कर लो कि किस साइड में ताकतवर है ना। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे आगे कुछ करना ही नहीं हमको। और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं। एक नंबर क्या आता है भाई, आप सोचोगे एक नंबर में क्या ही उखड़ जाएगा, लेकिन यार एक चीज याद करने में आपका क्या बिगड़ जाएगा, एक नंबर आ तो रहा है कम से कम। अगला क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन है, ये तुमको दिखाऊंगा, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुआ। रिपीट होने का मतलब है ये 4 7 10, ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी दे देते ना 4 7 10 करके, तो मैं रिपीट कर देता, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता, लेकिन ऐसा इन्होंने करा नहीं है। अब देखो, आपके पास 3 विलियन एबीसी हैं, पीएच का मान उनका 2 7 और 11 है। इनमें से कौन सा विलियन उदासीन होगा, तो उदासीन तो तुमको सबको पता होगा 7 होता है ना, तो ये तो मेरे को भी पता है। एक नंबर मुझे भी दे दो भाई, तुम सब्सक्राइब करके दे दो यार एक नंबर मुझे। आपके पास 3 विलियन है, ए बी और सी, जिसका पीएच का मान 3 7 और 9 है। उपरोक्त में से कौन सा विलियन क्षारीय होगा, यानी कि इनमें से क्षारीय बता दो, क्षारीय कौन सा होगा। अब देखो 7 तो तुमको पता है, अब मैं बता रहा हूँ जैसे कि तुमको स्केल पढ़ना आना चाहिए, बीच वाला उदासीन है, तो अब तुम्हें पता होना चाहिए क्षारीय इधर होता है या इधर होता है। अब उस हिसाब से तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर और आराम से नंबर है फ्री फंड का। आपके पास 3 विलियन ए बी सी हैं, जिसका पीएच का मान 3 7 9 है। क्वेश्चन सेम सेम लग रहा है। उपरोक्त में से कौन सा विलियन अम्लीय होगा। अगर तुमको इसका नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, कोई सा नहीं पता, बस कंसेप्ट पता है तो सारे पता है तुमको। फिर अगले प्रश्न पे देखो तुम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कई बार आया है। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र लिख दो पहले तो, जो फॉर्मूला होता है साइंस की लैंग्वेज में वो बताना है। इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। 2 नंबर का है, यानी कि 1 नंबर का आपका फॉर्मूला है और 1 नंबर का ये पोर्शन है। अगला प्रश्न देखो, दोहने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये हमारा 2 नंबर का आता है। अगला प्रश्न देखो तुम, दोहने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखे। अरे तरीके क्या होता है भाई, ये लिखे हैं, ठीक है ना, एरर हो जाती है यार थोड़ी मोटी, तो है ना, हिंदी है भाई, लिखते टाइम हो जाता है। तो 2 नंबर का, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। 1 नंबर बता दो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। समझ गए ना, अब 1 नंबर इसका है और 1 नंबर उदाहरण का है। उदाहरण तभी मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी अभिक्रियाएं, जितने प्रकार की अभिक्रियाएं तुम याद करो ना, उदाहरण साथ के साथ याद कर लेना तुम उनके। तो उदाहरण याद नहीं करोगे नंबर कटेंगे तुम्हारे, फिर 1 नंबर फालतू फंड में जाएगा यार। जब तुमने डेफिनेशन रट ली है तो उसको भी याद करने में क्या जा रहा है फिर। चलो अगला पार्ट देखते हैं, हमारा धातु और अधातु। ये भी बहुत प्यारा चैप्टर है हमारा। देखो पहला क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आते हैं, उदाहरण सहित सक्रियता श्रेणी का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, कांसा और पित्तल मिश्र धातु के घटक लिखिए। कि मतलब ये जो कांसा है, ये जो पित्तल है, ये किससे मिलके बनती है, वो चीजें हमको बतानी है, कौन सी धातुओं से मिलके। 2 नंबर की है, यानी कि 1 नंबर का कांसा है, 1 नंबर का पित्तल आपका। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न देखो, विद्युत अपघटनी शोधन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आए एग्जाम में, ध्यान रखना इसका। धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 2 नंबर में, आयनिक यौगिक किस अवस्था में पाए जाते हैं, इनके गलनांक अधिक क्यों होते हैं, ये भी हमको बताना है 2 नंबर में। यानी समझ गए ना, 1 नंबर इधर का है हमारा, 1 नंबर इधर का है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये और ये सेम सा ही है, मतलब इसमें थोड़ा हमको लॉजिकल रीजन देना है, आंसर सेम सा ही मैच करेगा आपका। 2 नंबर का ये। अब ये देखो तुम, ये बहुत प्यारा सा है। एल्यूमिनियम है जिसका जो है पै संख्या जो है 13 है, और सल्फर है जिसका जो है परमाणु संख्या हमारी 16 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने हैं कि कितने हैं इसके पास में। अब उसके लिए आपको क्या करना आना चाहिए, KLM वाला जो सिस्टम है वो आना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया सा आना चाहिए ना। विन्यास मतलब बाहर की सेल वाले कितने होते हैं, वो चीजें बतानी है ना हमको इसमें। तो उस हिसाब से अब दोनों का 1 1 नंबर का, आपका इसका भी और इसका भी। अब ये तो आसान है यार, देखो इन्होंने हमको खुद दिया है ये, आपको वो कंसेप्ट याद होना चाहिए, 2 8 18 वाला। अब ये 18 नहीं होता एक्चुअली, कहने को तो 18 लिख देते हैं हम बेशर्म हम, लेकिन 2 8 और 8 8 करते चलो फिर तुम, उससे आगे मत जाओ।
अगर तुमको विन्यास निकालने हैं तो, ठीक है। अब देखो विन्यास निकालना, मैं निकाल दूंगा भाई, 2 नंबर मुझे दे दो तुम, ठीक है। तुमसे नहीं निकल रहे हो तो 13 में देखो तुम, 2 और 8 10 और 3 13, तो प्लस का 3 हो गया इसका विन्यास। 16 वाले का क्या होगा? अब 16 वाले का देखो तुम, तो 2 8 और कितना होता है, 8 और 2 10 और 6 16। अब इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो इसका होगा विन्यास माइनस का 2। तो ऐसे होंगे आपके विन्यास वाले क्वेश्चन। मतलब ये तो मैंने खुद ही सोल्व कर दिया भाई, 2 नंबर मुझे भी मिलने चाहिए। अब तुम लाइक करके 2 नंबर दे सकते हो, नंबर बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, नंबर बढ़ाते रहो मेरे। देखते हैं कितने नंबर बढ़ाते हो तुम मेरे, या मुझे फेल करवा के छोड़ोगे। प्रश्न नंबर 10, सोडियम को किरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा, क्योंकि बाहर निकलेगा पटक जाएगा भाई, दबा के रख उसको। मिश्र धातु और अमलगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? इसके लिए रासायनिक समीकरण भी देना है हमको, 2 नंबर में है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित तत्वों में से धातु और उपधातुओं को पहचाने। धातु कौन सी है, उपधातु कौन सी है, वो आपको पहचाननी है, बस इसमें से, है ना। बहुत ही आसान सा है। अगर आपने देखो ये चैप्टर के ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आपको पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है ना, मतलब 5वां पाठ अगर आपने पढ़ा है, तो पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कौन सी सारणी सारणी होती है यार, तो जो भी है वो हम पाठ में देख लेंगे कौन सी सारणी है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि तुमने वो टेबल्स ही याद कर रखी है ना 5वें पाठ वाली, तो तुम यहाँ से बिल्कुल मजे में कर दोगे। अगर वो नहीं समझी तो यहाँ कुछ नहीं समझ आने वाला फिर तुमको, और ये ऐसे क्वेश्चंस फिर अटक जाएंगे तुम्हारे। 2 नंबर की है, छांटने हैं बस हमको। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। खनिज क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, तो ये हमको बताना है। एक एक नंबर के दोनों। देखो गैंग तो मुझे भी याद है अभी भाई, कबाड़ होता है जो रिएक्शन अभिक्रिया के बाद जो बचता है कबाड़ है, उसको गैंग कहते हैं। खनिज वही होते हैं जो धरती से निकाले जाते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो तुम, निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। आयरन की भाप के साथ हमको अभिक्रिया करानी है, तो उसका रिएक्शन बता दो क्या समीकरण बनेगा। कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया करानी है, तो बता दो क्या बनेगा। ये वाला देखो भाई, 4 नंबर इसमें तो मुझे ही मिल जाएंगे, तुम्हारा तो पता नहीं है। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। आप भी सोच रहे होगे अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए ना, मजा सा आ जाएगा। देखो पेपर में तो आए थे किसी के, अब वो भरोसा नहीं है आपके में आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। ये पेपरों में तो आ चुके हैं, तो कर लेना इन डेफिनेशंस को। ये क्वेश्चंस दिखाने आपको तो लग रहा हो भाई तुम एक एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन दे रहे हो, हम क्या करें, इतने याद होते हैं क्या? तो देखो एक्चुअली जिनको बस पास होना है मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, जिनको पास नहीं होना, अच्छे नंबर चाहिए भाई, वो सारे एक बार कर लेना, ठीक है। मतलब रिपीट होंगे इनमें से, अच्छे खासे रिपीट होंगे, लगभग 90% क्वेश्चन इनमें से आएंगे जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पेपर होने के बाद दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो, दिखा दूंगा कि हाँ यहाँ यहाँ से आया था, मैंने ये लिख के भी बताया था आपको। चलो अब देखो यहाँ पे 4 नंबर का, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक, ध्वनिक, ये कितनी आसान आसान सी डेफिनेशन है ना। तो ये जो है आपको बतानी है बस कि आघात वर्धन मतलब धातुओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, ये कि आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है, तन्यता क्या होती है, वो चीजें बतानी है बस। आसान आसान, बहुत आसान है। जैसे ध्वनिक वाला है, पीटोगे तो आवाज आएगी भाई, बता दो उसको एक नंबर में, एक लाइन से लिखनी है। सूक्ष्म ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी बिजली विद्युत ऊष्मा निकल जाती है उनके आर पार से, तो वो ही चीजें हैं। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है, ये तो 8वीं में करा दिए थे मैंने। अगला प्रश्न देखो तुम, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए हमको। ये शायद यार ये गलत जगह तो नहीं, गलत गैंग में आ गया मुझे लग रहा है ये जो है हमको पहले वाले चैप्टर में बचाना चाहिए था ना, गलत आ गया ना यहाँ पे। ये संतुलित रासायनिक समीकरण, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये पहले वाले का लग रहा है मुझे, तो वहां से कर लेना। संतुलित करनी है बेसिकली, तुमने कंसेप्ट करके आयोगे तो वहां भी कर लोगे, यहाँ भी कर लोगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कंसेप्ट करना है संतुलित वाले का। ऐसा नहीं है कि तुम इसको संतुलित करते फिर रहे हो, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हो जाएगा। और अगर तुमको आने वाली जो क्लास है 11th में और 12th में साइंस लेनी है जिन स्टूडेंट को, वो इन कंसेप्ट को इस वाली बुक में जो कंसेप्ट दे रखे हैं केमिस्ट्री के आपके, उनको क्लियर कर लेना। नहीं तो भाई मतलब रोनी आ जाएगी तुमको, 11th में नहीं होगी तुमसे केमिस्ट्री, बिल्कुल लिखवा लो तुम कर ही नहीं सकते, तुमसे कुछ समझ नहीं आने वाला, तो भाई रहने ही देना फिर तुम आगे भी। अगर तुमको ये आसान आसान अभिक्रियाएं ये बैलेंस करनी वगैरह नहीं आ रही, वहां तो रुला देते हैं लिटरली। निस्तापन और भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का ये, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। यानी कि हमको टोटल 4 नाम बताने, 2 धातु ऐसी बतानी है जो हाइड्रोजन से को विस्थापित कर देंगे, और जो 2 ऐसी धातु बतानी है जो नहीं कर सकती, जिनके बस की बात नहीं है, तो 2 नंबर में है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक अधातु लिखे जिसमें चमक होती है। एक अधातु लिखनी, धातु नहीं लिखनी, अधातु लिखनी है, ये ध्यान रखो तुम।
तो जिसमें चमक पाई जाती है। ये तो तुमने सोच भी लिया होगा कहाँ होती है। एक धातु लिखे जो कमरे के ताप पर तरल होती है। ये तो सबको पता है, पारा धातु होती है, मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में शायद पारा ही कहते हैं उसको। तो ये धातु होती है हमारी। धातुओं को वायु में दहन करने से, एक नंबर दे देना भाई मेरे को, लाइक करके नहीं करी है तो अब तक भी। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो बता दो भाई, उदाहरण भी देना है साथ में, ऐसा नहीं चीटिंग चलेगी, तुम कुछ भी चिपका के आ जाओगे। धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया करने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। सक्रियता श्रेणी का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। देखो यहाँ पे धातुओं को वायु में दहन करा रहे हैं, कभी जल में अभिक्रिया करा रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तुम कर लोगे आराम से। घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घोलने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। अभ्य उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हैं, दो उदाहरण दीजिए। लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए। जिसके पेपर में ये आ गया उसके 2 नंबर पक्के ही है, ये लग रहा है मुझे तो। पेंट कर दो भाई, ग्रीस लगा दो, कुछ भी। 70 तरीके हमारे पास लोहे को जंग से बचाने के। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। देखो ये ध्यान रखना है, रासायनिक गुणधर्म देखने हैं आपको। कहीं आप बोलने लग जाओ भाई धातु तो ठंड ठंड बजती है, अधातु नहीं बजती है, वो नहीं लिखना आपको। आपको लिखना है रसायन अभिक्रियाएं जब करती है धातु और अधातु में क्या फर्क होता है, तो वो चीज आपको बतानी है, ठीक है ना। 2 नंबर की है तो आपको जो है एक साइड में धातु लिख लेनी है, एक साइड में अधातु लिखनी है ऐसे करके, और उसके बाद में ऐसे एक डंडा। और ये लो जी 1 पॉइंट 2 पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट देने हैं, 2 नंबर आपके आ जाएंगे। कहीं आप 10-10 पॉइंट लिख के आ जाओ कि 2 नंबर दे, एग्जामिनर दे मेरे को 2 नंबर, नहीं तो मैं बस। अब ये वाला चैप्टर देखो, ये वाला चैप्टर बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। अगर तुमको बस पास होने के लाले पड़े हुए ना, ये चैप्टर कर लेना। ये चैप्टर तुम्हारी नैया पार से भी पार करवा देगा। लिटरली मैं लिखवा के कह सकता हूँ भाई, ये नैया पार करवाने वाला चैप्टर है हमारा। देखो इस चैप्टर से आते हैं बड़े क्वेश्चन। अभी तक जो चैप्टर देखे तुमने देखा कोई 6 नंबर का क्वेश्चन, अरे आते ही नहीं है भाई, उनका लेवल ही नहीं है उतना। पूरे जितने 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। और इसके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, उनसे बाहर नहीं मिलने वाले तुमको, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। देखो पहला प्रश्न देखो, निम्न प्रक्रियाओं का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। देखो ये ध्यान रखने की बात है, आपको वर्णन करना है और रासायनिक समीकरण के सहित करना है, यानी कि आपको रिएक्शन है कभी क्रिया करके भी दिखानी है उसके एग्जाम्पल के तौर पे। 6 नंबर में आते हैं 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन। एस्टरीकरण, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ये 3 है। मतलब इसकी डेफिनेशन लिख दो। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, लगभग 3-4 बार आ चुका है, और 6 नंबर का ही आता है, ऐसा छोटा मोटा नहीं आता है, भारी क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न देखो तुम, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नाम पद्धति वाला कंसेप्ट तो पक्का पक्का कर लेना, एग्जाम में बहुत आता है ये। मतलब पहले नहीं आता था, अब बहुत प्रचलन हो रखा है। नाम पद्धति बता दो, मतलब आपको एक कंपाउंड दे देंगे एक जो है, और उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि भाई इसका नाम बता क्या है। आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, जो एग्जाम में आए ना वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो ये जो है ना नाम पद्धति वाला कंसेप्ट अच्छा कर लेना, बिल्कुल क्लियर से। 6 नंबर का ये आपका। क्या घटित होता है जब एथेनॉल निम्न के साथ अभिक्रिया करता है। देखो ये भी 6 नंबर में आया, लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ कभी। इन्होंने बोला है कि एथेनॉल जब अभिक्रिया करता है तो क्या होगा उसके साथ में, अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ करेगा तब क्या होगा, सोडियम के साथ करेगा तब क्या होगा, गर्म सांद्र H2SO4 के साथ करेगा तो क्या होगा। उपयुक्त अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। नहीं दोगे नंबर नहीं देंगे फिर हम तुमको। मैं बोल रहा हूँ भाई, रिएक्शन तुमको करनी आनी चाहिए। अब देखो ये तो सबसे आसान वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। साबुन की सफाई प्रक्रिया की कार्यविधि बताइए, यानी कि साबुन कैसे सफाई करता है। बहुत अच्छे से कंसेप्ट है आपकी बुक के अंदर, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इसको। साबुन और अपमार्जकों के 2 अंतर स्पष्ट कीजिए, बताइए। पेंटेन के सभी समावयवों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, 3 नंबर में है ये हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। अब आपको जो है ना, देखो ये मस्त चीज है, ये तुमको बता देता हूं मैं। आपको जो है संरचनाओं के डायग्राम बनाने आने चाहिए। डायग्राम पूछ रहे हैं हमसे ये। अब डायग्राम तभी बना पाओगे जब तुमको पता होगा कि बनाना क्या है ना।
नहीं पता तो भाई मतलब क्या बनाओगे तुम, ये बता दो, तुम कुछ नहीं बनने वाला। अब देखो तुम 1 × 3 करके 3 मार्क्स के बस तुमको संरचनाएं चित्रित करनी है, यानी कि कार्बन 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 जितने भी कार्बन है, जैसे एथेनोइक अम्ल है। अब एथेनोइक अम्ल को आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन क्या है लगेगा, वो सारा कुछ जुगाड़ पता होना चाहिए। अब ये जब लिख दोगे ना, आप ये लिख दिया मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ये नहीं लिख पा रहे हो तो ये कुछ नहीं बनने वाला, इनको ध्यान रखना। और आते हैं एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, आते हैं, कर लेना इनको, ठीक है। एक आध का स्ट्रक्चर मैं बना के भी दिखा दूंगा, अभी बहुत क्वेश्चन आपके पास, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अगला प्रश्न देखो, समजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में अंतर लिखिए। आणविक द्रव्यमान, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, रासायनिक गुण, इनके हिसाब से बताना है। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। 4 नंबर का आया हुआ है ये। एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, एथेनॉल कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो तुम, कार्बन यौगिकों के निम्नलिखित गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं भी हमारी आई हैं 2-2 नंबर में, और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे तो ऐसे करके 6 नंबर का बहुत बार आया है ये, तो ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीकारक से आप क्या समझते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अब इसे टोटल कुल मिलाकर आप समझ रहे हो 3 नंबर का क्यों है ये क्वेश्चन। 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है, 1 नंबर की आपकी समीकरण है, और ऐसे करके ये 3 नंबर का बना दिया है। 3 क्वेश्चन एक में चिपका डाले गए हैं आपके। प्रश्न नंबर 13 देखो, अल्कोहल एक स्वच्छ ईंधन है, टिप्पणी कीजिए। अल्कोहल अच्छा ईंधन है, कैसे बताना उसके बारे में। ब्यूटेन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, 1 नंबर में पूछा गया हमसे। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपको पक्का पक्का करने हैं, और ये बहुत आसान है। ये जो नोमेनक्लेचर वाला है, नामकरण नाम पद्धति वाला आपका कंसेप्ट है ना, अगर वो क्लियर है तो आप इनके नाम लिख पाओगे, नहीं क्लियर है तो आप नहीं लिख सकते। देखो, एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। 1 नंबर में होता है बस नाम लिखना होता है, ये कंपाउंड है, इसका नाम लिख दो, क्या नाम है, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो। तो ये जो है 4 नंबर के आएंगे आपके, 4 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे सभी में, आते हैं एग्जाम्स में सब आपको। हर कोई क्या बताएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन भाई 6 नंबर का ये रट लो तुम पास हो जाओगे, लिटरली ये कर लो 3 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, पक्का पक्का आएंगे, एग्जाम में भी आएंगे। देखो, NaOH नाम बता दो भाई, Na2CO3 नाम बता दो, NaHCO3, जितने कम से कम मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, ये NaOH Na2 इनके तो नाम कर बनाने सीख ही लेना कम से कम। CH3CH2OH अम्ल की उपस्थिति में, तो इसका नाम आपको बताना है। अब निम्न यौगिकों का नामकरण दीजिए। देखो कितने सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ये सारे पेपरों में आए हैं। 1 × 3 3 मार्क्स के आएंगे। CH3CH2CHO, CH3CH2CH2Br, CH3C डबल बॉन्ड के साथ में O है हमारा, और CH3। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं। ये देखो, ये फोटो लगाना पड़ा मेरे को क्योंकि ये टाइप नहीं होता वेबसाइटों के ऊपर। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको लिखे हुए मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, cclchapter.com पे। वैसे तो देखो मैं बताता कभी हूँ नहीं खास इतना वो, लेकिन बताना पड़ता है यार, क्योंकि तुम फिर ढूंढते रहते हो, आप बोलते हो लिखे हुए दे दो भाई, लिखे हुए के बिना हमें दिक्कत आ रही है, तो मैं बता देता हूँ, फिर भी तुम जाते नहीं हो, फायदा क्या होता बताने का, मन नहीं करता फिर। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे लिखे हुए मिलेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये वेबसाइट से ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न देखो तुम, निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। CH3Cl, ये 3 नीचे आएगा, थोड़ा सा एरर हो गई, ऊपर पहुंच गई ये। CH3CH2C डबल बॉन्ड OH ये वाला, और CH3CH2CH2OH, ये इनके जो है आपको नाम बताने हैं, बस नाम बताने हैं नीचे। देखो आप इसका नाम बना दोगे, इससे एक इसमें से एक CH2 गायब कर लो तब भी नाम बना दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, तुमको नाम बनाने आने चाहिए बस। क्या होता है, कैसे बनते हैं, कितने कार्बन है, उसके हिसाब से क्या नाम बनेगा वो बताना है बस। निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। CH3COOH, CH3CH2Cl, CH3CH2OH, ये तो अल्कोहल ग्रुप होता है OH, तो ये ऐसे जो है Cl लगा हुआ है तो क्या बनेगा, वो चीजें बहुत आसान, OH वाला तो बहुत आता है, ध्यान रखना इनका। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3OH, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये क्वेश्चन है 3 नंबर में। आगे देखो तुम, निम्न यौगिकों का नामकरण दीजिए, ये भी 3 मार्क्स का है हमारा। CH3Br, CH3CO, CH3, CH3CHO, तो इनके नाम बताने हैं। आगे देखो तुम, निम्न यौगिकों का नामकरण लिखिए। CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3CH2Br, CH3CH2C डबल बॉन्ड
और एच। तो इनके जो है आपको नाम बताने हैं। देखो ऐसे जो है ना, ऐसी चीजें जो दे रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले कार्बन गिनने हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है C3। उसके बाद हाइड्रोजन गिनो, H3H2H, यानी कि 3 और 3 6, H6O। तो ऐसा जो है नाम है, उसके हिसाब से फिर नाम बनाना। वो कंसेप्ट क्लियर करोगे ना अब नामकरण वाला, नाम पद्धति वाला, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे होता है ये चीजें। ये बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे इतना बड़ा सा दिखाते हैं आपको ये। निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो CH3Cl, CH3COOH, इसका नाम बता दो। देखो 2 नंबर में आ गया, क्या फर्क पड़ता है भाई, 2 में आए 3 में आए, बस आएगा जरूर पेपर में आपके ये, तो कर लेना इसको। एथेनोइक अम्ल निम्न में से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी देना है। तो ये इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया दिखानी है, इसके साथ और इसके साथ में भी। अब ये देखो तुम, पेंटेन C5H12 के सभी संरचनात्मक समन्वयों का चित्रण कीजिए। आपको एक डायग्राम बनाना है। चलो मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना होता है। उत्तर है 3 नंबर में हमारा। तो संरचनात्मक के सभी संरचनात्मक समावयवों का चित्रण हमको करना है। देखो कार्बन है हमारे पास में C 5 कार्बन है। देखो कितना आसान होता है, कंसेप्ट क्लियर होगा ना। उसके बाद क्या करना है हमको, थोड़ा साफ कर देता हूँ यार, ऐसे तो बसूड़ी मच जाएगी इसमें। यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। C 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 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 12 हाइड्रोजन लगानी है हमको इसको, है ना। अगर 12 नहीं बन रही है तो देख लेंगे हम फिर क्या सीन रहेगा हमारा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो 2 4 5 10 और 12, अरे हो गया, ये तो ये बन गया अपना। कि कितना आसान सा आ रहा है, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, देखो तुम। और तुम वहीं डरे जा रहे हो बेफालतू, भाई चीटिंग है ये तो फिर। एथेनॉल की निम्न से अभिक्रिया किस प्रकार होती है, रासायनिक समीकरण देना है हमको। तो अभिक्रिया करो इनके साथ में और आपको नाम बताने हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर में आता है। अब यहाँ देखो तुम, निम्न में से कौन से हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया हमको देंगे वो बताना है। समजातीय श्रेणी और प्रक्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये कई बार आया 3 नंबर के क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना इसका। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो बताने हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनमें कार्बन यौगिकों की एक विशाल संख्या बन जाती है, वर्णन कीजिए। 6 नंबर में ये क्वेश्चन। बेंजीन का सूत्र लिखिए और इसकी संरचना चित्रित कीजिए। 2 नंबर में। अब ये बेंजीन का तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका सूत्र लिखना बस, फॉर्मूला जैसे कार्बन कितने हैं उसके साथ हाइड्रोजन कितने, वो चीज़ें बतानी है। और उसके बाद में आपको उसका डायग्राम बनाना है। 2 नंबर में मस्त है। कठोर और मृदु जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखो ये बेंजीन पेंजीन जो भी है ना, ये नामकरण पद्धति वाला है, उसमें से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, वो कर लेना, पेपर में आता ही आता है। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े आते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर कर लो तुम, पास यही करवा देगा तुमको। लिटरली केमिस्ट्री में अगर तुमको पास होना है ना, तो ये अकेला चैप्टर बहुत है। लेकिन अगर तुमको अच्छे नंबर चाहिए तो बाकियों पे ध्यान देना पड़ेगा फिर तुमको थोड़ा सा। इनके हमको अंतर स्पष्ट करने हैं। इथेनॉल कैसे और क्यों विकृत किया जाता है। 2 नंबर में। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों के में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, कारण बताना है हमको इसका भी। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं, 2 नंबर में बताना है हमको। सिरका रासायनिक रूप से क्या है। विषम परमाणु व अनुलंघन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। साइक्लोहेक्सेन की संरचना चित्र बनाइए। बस इसमें तो पूरा डायग्राम बनाना है इसमें ना, साइक्लोहेक्सेन का। संरचनात्मक समन्वय समावयव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। वनस्पति तेल एवं जंतु वसा में से कौन सा स्वास्थ्यवर्धक है और क्यों, तो ये हमको बताना है। डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं, टिप्पणी कीजिए कि वो अच्छे से वहीं पे काम करते हैं डिटर्जेंट, कठोर वाटर के अंदर भी। D2 वो जो फार्मूला है उसका शायद से, तो वो वाले का बताना है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। 2 नंबर में हमको बताना है, नहीं 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है हमारा। अब अगला चैप्टर देखो, अगले चैप्टर में भी प्यारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक क्वेश्चन तो अजीब से लगेंगे आपको, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। डॉबर्नियर ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, उदाहरण दीजिए। न्यूलैंड के अष्ट सिद्धांत की कोई 2 सीमाएं लिखिए। सीमाओं का मतलब है कि वो नहीं कर सकती, वो चीज़ें हमें बयान नहीं कर सकती, वो बतानी होती है।
आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक और अधात्विक गुणधर्म आवर्त में कैसे परिवर्तित होते हैं? अगला प्रश्न देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाइए। KCl, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो इनके हमको बताने हैं। निम्न में से सबसे उचित विकल्प आपको छांटना है। देखो ये आधे नंबर के हैं और 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपका ये पूरा क्वेश्चन है। आपको जो है उचित विकल्प छांटना मतलब कि इनमें से छांटना है सबसे बेस्ट कौन सा है। जैसे कि इन्होंने पूछा सबसे ज्यादा संयोजकता वाला तत्व कौन सा है इनमें से, वो बता दो। सबसे छोटा परमाणु किसका है, लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, वो बताना है। अब इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या याद होगी, सारा काम हो जाएगा आपका। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है वो बता दो। सबसे कम धात्विक तत्व कौन सा है वो आपको बताना है। तो आसान आसान से, कोई मुश्किल नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस वो। सम समस्थानिक क्या होते हैं, एक उदाहरण भी देना है आपको। परमाणु साइज समूह में कैसे बदलता है और क्यों, वर्णन कीजिए। डोबरनियर के त्रिक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 3 तत्वों के नाम लिखिए जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो। देखो आपको याद होगा ना सोडियम वाला, है ना। तो सोडियम और उसके नीचे के जो है जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन में एक तत्व हो। तो बाहरी बाहरी कोश जैसे हाइड्रोजन का भी एक ही होता है, बेचारा कंगला मानुस, है ना। हाइड्रोजन वाली जो ये पूरी लाइन है ना, ये ऐसा एक समूह है आपका नीचे की साइड में आते हुए, ये पूरा उसी का है। लिख दो, सारों के नाम लिख दो, जितने पूछ लो भाई, 2 पूछ लो, 3 पूछ लो। देखो 3 तत्वों, कितना छोटा क्वेश्चन है यार। देखो 3 नंबर के हैं, 3 तत्वों के नाम बताने बस, हाइड्रोजन, सोडियम और उसके बाद क्या होता है नीचे। अब मेरे को याद नहीं है भाई, देखो मैं बता दे रहा हूँ तुमको, मैं बता रहा हूँ कितने साल पहले पढ़ी थी यार, भूल गया मैं, इतना याद नहीं रहता। मैंने क्वेश्चन छांटे हैं अब आपके लिए, वो ठीक है, लेकिन मैंने बुक वगैरह नहीं देखी कि हाँ बुक में उत्तर क्या है इनके। तो इसीलिए वो बाद में देखूंगा, अगर टाइम कभी मिलेगा तो उत्तर भी लिख देंगे। लेकिन आसान है, देखो मेरे को भी 2 नंबर तो दे ही दो तुम, 1 नंबर तुम रख लेना, चलो, है ना, कर लेना। आसान सा क्वेश्चन है यार, आसान भी आते हैं यार, ऐसा नहीं है डिफिकल्टी आते हैं। आवर्त सारणी में मेंडलीव द्वारा कौन सा मापदंड अपनाया गया? आधुनिक आवर्त सारणी में, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये वाले पे क्वेश्चन आता ही आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वो रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन, वो बदल दे रहे हैं हर बार। अब वो आपको कंसेप्ट समझने के बाद में ही क्लियर होगा कि करना क्या है उसमें। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि हम जो है आवर्त सारणी है ऐसे जाते हैं ना जब, तो परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होता है, कारण लिखिए। परमाणु साइज हमारा बढ़ता है ना वो, तो वो कैसे, मतलब उसका पीछे कारण बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। धातु के जो गुण है ना वो कैसे बदलते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, यानी मतलब जब ऐसे जाते हैं ना हम, तो वो कैसे बदलते हैं उसके पीछे कारण देना हमको। यानी कि यहाँ पे धातु होती है, यहाँ पे अधातु आ जाती है ना, बीच में जो है वो बीच वाला जुगाड़ आ जाता है थोड़ा सा, तो वो कैसे बदल जाता है उसके पीछे के कारण देने हैं। सारों का जो है ना पूरा कंसेप्ट एक ही है, ये आपका अलग अलग नहीं है क्वेश्चन, कहीं सोचो अलग अलग है, पूरा कंसेप्ट ही एक ही है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं वो आपको बताना है, कारण दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऐसे परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, कारण लिखिए। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आया भाई पेपर में, तुम इनको भी नहीं कर पाओगे ना, फिर नहीं होने वाली तुमसे ये चैप्टर, तुम भूल जाओ साइंस में कुछ होना तुम्हारा। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, इधर से इधर जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होता है, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ से इधर जाएंगे हम, परमाणु संख्या, परमाणु जो है हमारे बढ़ते हैं, परमाणु साइज या घटता है, क्या सीन होता है वो बताना है आपको, उसके पीछे का फिर कारण भी देना है। ये बुक वगैरह गाइड वगैरह में देख लेना, क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है ये वाला। विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मक अरे क्या बोल रहा हूँ यार, ये विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करें। 2 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, एक उदाहरण दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, अगला नहीं देख रहे भाई हम, अगली हमारे पास आ चुकी है बायोलॉजी पोर्शन, यानी कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान वाली वीडियो बनाऊंगा अलग से, तुम, मेरे को पता है तुम पूरी वीडियो देखते नहीं हो। देखो अब
चीटिंग नहीं करनी भाई। जिसने पूरी वीडियो देखी है ना लास्ट तक अभी तक, कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई मैंने पूरी वीडियो देखी है। मैं भी खुश हो जाऊँगा कि हाँ, मैंने इतनी देर आपके लिए मेहनत करी, आपने पूरी देखी है, मज़ा सा आ जाएगा। मुझे आपकी कमेंट पढ़ के मज़ा आ जाता है भाई। सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, ये मत सोचना कि किसी की पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, कोई एक आध ऐसा आ जाता है भाई स्टूडेंट जो स्पैम करता रहता है। उसको लगता है कि हाँ, सर ने पढ़ी नहीं है, 1 कमेंट से काम नहीं चल रहा, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 5 कर देता हूँ, तब तो पढ़ ही लेगा। ऐसा नहीं होता भाई, एक-एक कमेंट कर दिया करो, पढ़ता सबकी कमेंट हूँ मैं। आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जाके देखा करो, कितनी सारी कमेंटों पे तुम्हें लाइक वगैरह मिलेंगे, रिप्लाई भी मिलेंगे इवनली। तो आप बस एक बार बोल दिया करो, मैं देख लेता हूँ सबकी कमेंट, ठीक है ना? तो अगर आपको भी किसी बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, तुम सब्सक्राइब नहीं करके बैठे, मुझे पता है यार, एक आध ने कर रखा है, सब ऐसे ही बैठे हुए। जिसने नहीं कर रखा कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है, आने वाली क्लासेज का भी बहुत कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा, हरियाणा बोर्ड का, स्पेशल फॉर हरियाणा बोर्ड, ठीक है? चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।